नमस्कार दोस्तों। आज अपन 12वीं कक्षा के प्रथम अध्याय भूगोल विषय में अपन अध्ययन करने के लिए दूसरा जो भाग है वो अपना पढ़ने जा रहे हैं। उसके लिए आपने पहले कुछ पढ़ा था। इसमें पार्ट 1 में मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, यानी मानव भूगोल और प्रकृति विषय क्षेत्र के बारे में अपन ने पढ़ा था कि उसका मूल रूप से भूगोल का परिचय भी उसने सम्मिलित किया था। और आज अपन उसी के अंदर मानव भूगोल का विषय क्षेत्र, पहले प्रकृति और विषय क्षेत्र, अब क्या है मानव भूगोल का विषय क्षेत्र, यानी मानव भूगोल में मानव का क्या विषय रहा, किस उद्देश्य को लेकर के उसने इसके बारे में अध्ययन करना शुरू किया। तो सबसे पहले देखिए मानव भूगोल का विषय क्षेत्र कौन सा विषय क्षेत्र किससे संबंधित वो अपने कार्य क्षेत्र में लाया। तो सबसे पहले देखिए मानव भूगोल का विषय क्षेत्र व्यापक का मतलब जानते हैं कि काफी विस्तृत है, जिसमें अपन सभी को सम्मिलित कर सकते हैं, जो कि अपन प्राकृतिक दृश्य जितने भी देखते हैं और उन सभी को अपन ने क्या मानव भूगोल का विषय क्षेत्र अर्थात मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में उसको सम्मिलित किया। इसलिए क्या हो गया कि मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है वो व्यापक हो गया, काफी बड़ा हो गया। हट्टिंगटन ने मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को दो भागों में बांटा। किसने? हट्टिंगटन ये भूगोल वेता है जिन्होंने क्या किया, मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र था उसको कितने भागों दिया, कितने वर्गों में विभाजित किया? दो। कितने में? दो वर्गों में बांटा है, जिसमें पहला है भौतिक दशा और दूसरा है मानवीय अनुक्रिया। अब भौतिक दशाएं आप सभी जानते हैं और सभी को पता भी है कि भौतिक जो कि आपने जितनी भी प्रकृति द्वारा प्रदत्त क्रियाएं जो होती हैं वो सारी क्या कहलाती है? भौतिक क्रियाएं। दूसरा आपने पढ़ा होगा साइंस के अंदर कि भौतिक क्रियाएं और रासायनिक क्रियाएं। तो यहाँ पर अपन भौतिक क्रियाओं के बारे में नहीं बल्कि भूगोल के अंदर जो आता है वो भौतिक क्रियाओं के आधार पर आता है, अर्थात भौतिक दशाओं के आधार पर। दशाएं यानी जो भी प्रकृति प्रदत्त किसी भी प्रकार का वातावरण में जो परिवर्तन आता है वो क्या है? भौतिक दशाएं। और भौतिक दशाएं हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, हमेशा ही वो बदलती रहती है। कभी तेज गर्मी है, कभी ठंडा, तो कभी बारिश का, तो कभी शीतोष्ण, उष्ण, इस प्रकार के हमें मौसम का प्रभाव का आभास होता है, जिसमें भौतिक दशाएं सम्मिलित होती हैं। और ये दशाएं प्रकृति द्वारा मानव के निवास स्थान को भी प्रभावित करती हैं। और मानवीय अनुक्रिया, अब मानव क्या करता है? जितना भी है प्रकृति में भौतिक दशाएं परिवर्तन होती रहती है नियमित, जो कि आप देखते हैं पूरे वर्ष भर में भी ऋतुओं का चक्र चलता रहता है, सर्दी, गर्मी, वर्षा और भी कई ऋतुएं चलती रहती है। लेकिन उस समय मानव उनके साथ में क्या क्रियाएं करता है, क्या अनुक्रियाएं करता है? अनुक्रियाएं का मतलब जानते हो, जो क्रियाएं होती है उसके बाद में अनु का मतलब पीछे, अनु का मतलब पीछे, अनु एक हिंदी का उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है पीछे पीछे, अर्थात पीछे पीछे चलना। तो मानवीय अनुक्रिया है, मानव अपनी भौतिक दशाओं के बाद में उसके ऊपर क्या क्रियाएं करता है, किस प्रकार से वो अपने वातावरण के अनुरूप चलता है, और साथ ही उन क्रियाओं के बारे में किस प्रकार से वो अपना जीवन क्षेत्र को चलाने के लिए आगे बढ़ता है। तो इन्हीं को अपन भौतिक दशाएं और मानवीय अनुक्रियाएं, ये किसके अनुसार दो वर्गों में बांटी गई थी? हट्टिंगटन जो एक भूगोल वेता है उन्होंने दो वर्गों में बांटा। इसमें उन्होंने कहा है कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में कुछ जो बिंदु हैं उनको भी इन्होंने स्पष्ट किया है कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में सामान्यतः निम्न तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है, अर्थात कौन कौन से हैं, यानी मानवीय अनुक्रियाओं में कौन कौन से हैं? जनसंख्या एवं क्षमता का अध्ययन, यानी किस क्षेत्र में वहाँ की जनसंख्या है, शहरी क्षेत्र में है या बिल्कुल समतल मैदान पहाड़ी इलाकों में है या कहीं उबड़ खाबड़ स्थानों पर है। तो उसमें मानव भूगोल के अंदर मानवीय अनुक्रिया जो होती है वो जनसंख्या एवं उनकी क्षमता के आधार पर होती है। फिर उनका किस तरह से रहना है,
किस तरह से उनके आचार विचार हैं, वहाँ की भौतिक दशाएं कैसी है, उसके अनुरूप उस जलवायु में ये ढलने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार से मानव अनुक्रिया क्या होती है, जैसे शीत ऋतु आती है और अपन अपना खान पान बदल देते हैं, पहनावा बदल देते हैं, यहाँ तक कि ऊनी वस्त्र वगैरह भी अपन धारण करने लग जाते हैं। तो यही मानवीय अनुक्रियाओं में सभी तरह की क्रियाएं आती है। वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ पर किस प्रकार की फसलें बोई जा सकती है, वहाँ पर कौन सी फसल पैदा की जा सकती है। दूसरा आता है सांस्कृतिक वातावरण। सांस्कृतिक वातावरण में आप समझ गए होंगे कि सांस्कृतिक जो कि वहाँ की रहन सहन से, वहाँ की भाषाओं से, वहाँ के कार्यकलापों से, इन सभी का सांस्कृतिक वातावरण, वहाँ के संस्कारों से, वहाँ की भाषा भी प्रभावित होती है, वहाँ का रहन सहन प्रभावित होता है, वहाँ का पहनावा प्रभावित होता है। और ये सारे के सारे क्या होते हैं, अपने सांस्कृतिक अर्थात संस्कारों से बना है। सांस्कृतिक जो संस्कार मिले हुए होते हैं, उन्हीं के आधार पर हमें उस वातावरण में ढलना। फिर आता है वातावरण समायोजन का अध्ययन। बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण वातावरण से समायोजन, क्योंकि आपने देखा होगा कि कहीं पे भी छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी विस्तृत क्षेत्र हो, लेकिन उसमें सबसे पहले उस वातावरण के अनुरूप अपने को ढालना पड़ेगा। यदि अपन वातावरण के अनुरूप नहीं ढल पाए तो किसी भी प्रकार से अपन वहाँ पर रहना संभव नहीं होगा। इसलिए हमेशा ये होता है कि वातावरण से समायोजन करना पहली आवश्यकता है। मानव ने यही सीखा है अपने जीवन में भी कि हमेशा कि वो वातावरण से समायोजन करता है। जिस प्रकार से वातावरण बदलता रहा, उसने अपने आप को बदलाव में ढालता है, क्योंकि हर ऋतुओं के अनुसार मैंने आपको बताया खान पीन से लेकर के, पहनावे से लेकर के, उसी प्रकार से प्रकृति के साथ में वातावरण जो कि फसलों का और मौसम के अनुरूप वहाँ के पेड़ पौधों का, वनस्पति का, इन सभी के साथ में भी उनका समायोजन रहा। पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ के रहन सहन का, वहाँ के आवागमन के साधनों का, इनका सभी का समायोजन भी उसने करता है। फिर आता है दूसरे प्रदेशों से संबंध का अध्ययन। यहाँ प्रदेशों से ही तात्पर्य अपना है कि एक दूसरे अन्य देश से अपना क्या संबंध है। तो दूसरे प्रदेशों से भी जहाँ की जलवायु बिल्कुल गर्म है या ठंडी है, जो ठंडे प्रदेश होते हैं, बर्फीले, जहाँ आपने देखा होगा टुंडा प्रदेश, जहाँ आपने देखा होगा कि कई सारे ऐसे जो वहाँ की बर्फ जमी होती है और उसके अनुरूप वहाँ पर उनका रहना, खान पीन, उनके आवास, किस तरह से उनका भोजन और किस तरह से उनके आवागमन के साधन होते हैं, वो सारे इसके ऊपर आधारित होते हैं। वहाँ के वातावरण से समायोजन करने के बाद में वातावरण पर आधारित है। फिर आता है दूसरे प्रदेशों की संबंध का अध्ययन, जो मैंने आपको बता ही दिया कि अन्य देशों के साथ उसका किस प्रकार से रहा है। इसके साथ में ही अंडीगटर ने मानव भूगोल का जो विकास के साथ में कुछ दिया है कि मानव का भूगोल के साथ में क्या, अर्थात प्राकृतिक वनस्पति के साथ में उसका संबंध और उसका विकास किस प्रकार से हुआ। क्योंकि आप जानते हैं कि समय दर समय परिवर्तन निश्चित होता है और परिवर्तन होने के साथ में मानव अपने परिवर्तन को भी बदल देता है, परिवर्तन दूसरे आते रहते हैं। जिसमें उसने लिखा है समय के साथ विषयों को स्पष्ट करने वाले, अर्थात समय के साथ, समय की गति के साथ अपने को भी चलना पड़ेगा, क्योंकि समय के साथ जो नहीं चलता है उसको प्रकृति भी हमेशा क्या करती है, सदा सदा के लिए नष्ट कर देती है। तो समय के साथ विषयों को स्पष्ट करने वाले उपागमों में परिवर्तन आया है। और पारिस्थितिकी आप जानते हैं, जीव जंतु यानी पारिस्थितिकी तंत्र, जिसमें आपने पढ़ा भी है कि पारिस्थितिकी उपागम यानी वातावरण के साथ में अपना किस प्रकार से। दूसरा है क्षेत्रीय उपागम, अपने स्थान को लेकर के, अपने क्षेत्र के आसपास के वातावरण को लेकर के भी उन्होंने कुछ तथ्य दिए थे। फिर व्यवहार परक उपागम, क्योंकि मैंने आपको कहा कि किसी भी स्थान पर यदि अपने जीवन को चलाना है तो वहाँ पर उसके व्यवहार के अनुरूप अपने को ढलना पड़ेगा। फिर आता है कल्याण परक उपागम। कल्याण परक उपागम में जितने भी हैं जीव जंतु, उनका सभी का समान दृष्टि से, एक जीव की दृष्टि से उसको देखना और उसके साथ में उनका कल्याण हो, उसका भला हो, यही हमेशा मानव सोचता है। फिर आता है तंत्र उपागम, उसमें किस प्रकार के साधनों का प्रयोग किया है,
कि अपना जो तंत्र है उसको चलाया जा सके। तो इस प्रकार से अपन ने देखा था कि ये मानव भूगोल का विषय क्षेत्र जो है वो काफी व्यापक है और इस मानव क्षेत्र के अंदर भूगोल का जो विषय रहा है उसको हंटिंगटन ने 2 भागों में बांटा है, जो कि मैं आपको पुनः बता रहा हूँ कौन कौन सा है वो भौतिक दशाएं और मानवीय क्रिया। फिर इसके भी कुछ तथ्य थे जिसमें जनसंख्या और क्षमता का अध्ययन, सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन, वातावरण समायोजन का अध्ययन, दूसरे प्रदेशों से संबंध का अध्ययन और अंतिम होता है आज के इस बिंदु का जो अपन पढ़ रहे हैं मानव भूगोल का विषय क्षेत्र, जिसमें मानव भूगोल का विकास, जिसमें एक बार आप फिर से देख लीजिए मानव भूगोल का विकास समय के साथ विषयों को स्पष्ट करने वाले उपागमों में परिवर्तन आया। पारिस्थितिकी उपागम, क्षेत्रीय उपागम, व्यवहार उपागम और कल्याण परक उपागम और तंत्र उपागम। आज का इतना ही अपना, नेक्स्ट अपन आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे।